Hi friends, I am Asutosh Ranjan Chaubey. You are most welcome in IS Brahmastra ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर बेल्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में तापमान पेटियों की संख्या प्रदान करते हैं। तो टेम्परेचर बेल्ट पे बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि जब भी हम कहीं अर्थ सरफेस पे खड़े होते हैं, सपोज कीजिए कि ये हमारी अर्थ है और पृथ्वी पे हम कहीं भी खड़े होते हैं, तो पृथ्वी पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, मतलब तापमान का वितरण है, ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, मतलब तापमान का लंबवत वितरण। लंबवत वितरण का आशय है कि आप पृथ्वी के सतह पे कहीं भी खड़े हो और खड़े होने की जगह से आप नीचे से ऊपर जाते हो तो क्या होता है, इसको टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न कहते हैं। और जैसा कि हमने एटमॉस्फेयर टॉपिक में पहले भी बताया कि जो पृथ्वी से कनेक्टेड जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल को हम ट्रोपोस्फियर या हिंदी में क्षोभमंडल कहते हैं। और क्षोभमंडल में हमने बताया भी कि इस ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल में जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती है। और टेम्परेचर में जो डिक्रीजिंग रेट है, इट इज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी सतह पे हम कहीं भी खड़े हो, अर्थ सरफेस पर कहीं भी खड़े हो, तो जाहिर सी बात है कि हम ट्रोपोस्फियर के कनेक्शन में होंगे। और ट्रोपोस्फियर के संदर्भ में हम लोग ने देखा कि नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर में गिरावट आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसमें एक सीधा सीधा पैटर्न दिखाई देता है कि एज वी मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस। मतलब हम कहीं भी हो और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में देखते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है। लेकिन टेम्परेचर बेल्ट में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेम्परेचर में क्या डिफरेंस पाया जाता है। इसका मतलब अभी हमने बात किया था कि वर्टिकल, और यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न में क्या पाया जाता है। सपोज करो कि कोई व्यक्ति दिल्ली में है, कोई व्यक्ति इलाहाबाद में है, कोई व्यक्ति लंदन में है, तो ये तीनों स्थान पृथ्वी पर मौजूद है और अलग अलग स्थान पे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न में हम ये देखते हैं कि इन तीनों स्थानों पे टेम्परेचर अलग अलग है, तो फिर ये अलग अलग क्यों है। तो कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं कि टेम्परेचर बेल्ट, जिसको हिंदी में तापमान पेटियां कहते हैं, इन टेम्परेचर बेल्ट वी स्टडी द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब इसमें पृथ्वी पर तापमान के क्षैतिज वितरण का हम लोग अध्ययन करते हैं। इस संदर्भ में भी जब हमने लैटिट्यूड और इक्वेटर टॉपिक पे देखा था, तो उसमें हम लोग ये देखा था कि यदि हमारी पृथ्वी गोल ना होती, तो यदि गोल ना होती और एक फ्लैट होती, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की किरणें समान दूरी तय करके हर जगह पहुंच जाती, जिसका परिणाम रहता कि पृथ्वी पर सर्वत्र तापमान की मात्रा बराबर रहती। लेकिन हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, और गोलाकार होने की वजह से जो सोलर रेडिएशन हमारी पृथ्वी पे पहुंचता है, उसको अलग अलग दूरी, अलग अलग जगह पे पहुंचने में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी पृथ्वी है, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे आती है, तो इक्वेटर पे पहुंचने में, ये इक्वेटर है, ये सबसे उभरा हुआ भाग है, तो इक्वेटर पे पहुंचने में उसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। और जब इक्वेटर पे सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण को पहुंचने में मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट होता है कि इक्वेटर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन मिलता है, और इसी सोलर रेडिएशन पे टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, मतलब अधिकतम सौर विकिरण की मात्रा, देयरफॉर यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर की स्थिति होगी। उसी तरह से
पोल्स पर बात किया जाए तो पोल्स पर सौर विकिरण को पहुंचने में अधिक समय लगता है। सोलर रेडिएशन ट्रेवल कर अधिक दूरी ट्रेवल करके पहुंचती है, जिसका परिणाम है कि जो पोलर रीजन है, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण को वहां तक पहुंचने में अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और हाई डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब न्यूनतम मात्रा में सौर विकिरण की प्राप्ति होगी और जिसका परिणाम होगा कि यहाँ टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, मतलब मिनिमम होगा। इसका मतलब एज ए कंक्लूजन के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेटर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब सौर विकिरण की अधिकतम मात्रा, और अधिकतम मात्रा इसका मतलब है कि द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अकर ऑन इक्वेटर। इन द सेम वे यदि पोल्स की बात किया जाए तो पोल्स पे मिनिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब सौर विकिरण की न्यूनतम मात्रा, और न्यूनतम मात्रा का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब तापमान की न्यूनतम मात्रा। और कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। तो जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ, मतलब चाहे नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े, चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़े, वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती जाती है। तो इसका मतलब है कि जो धरातल पे तापमान का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है, क्षैतिज वितरण प्रतिरूप है, वो अक्षांश पर डिपेंड करता है और उसके अनुसार इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती है। इट मीन्स एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, either towards north pole or towards south pole, the amount of temperature decreases। तो बहुत ही पहले, हजारों साल पहले, यदि वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो इरेटोस्थनीज थे। उसी तरह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो आर्यभट्ट ने अपने फेमस बुक सूर्य सिद्धांत में ही धरातल पे तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में बताया था। मतलब ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, धरातल पे तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में बताया था। और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में चाहे इरेटोस्थनीज हो या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आर्यभट्ट हो, इन लोगों ने पृथ्वी को 3 टेम्परेचर या क्लाइमेट बेल्ट में बांटने का काम किया था। और जिसमें ये पहला था, जिसको टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, हिंदी में इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। इट मीन्स कि 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, उसी तरह से 23.5 साउथ लैटिट्यूड, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। इसका मतलब है कि फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नोन एज टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसको उष्णकटिबंध की संज्ञा प्रदान करते हैं। और उष्णकटिबंध कहने का आशय है कि इस भाग में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की स्थिति होती है, इसलिए उसको उष्णकटिबंध की संज्ञा प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए भी देख सकते हैं कि हमारा भारत एक गर्म देश है। इसका कारण यह है कि हमारे भारत का जो अधिकांश भाग है ये इस टॉरिड जोन या उष्णकटिबंध में मौजूद है। उसी तरह से 66 पॉइंट नॉर्थ लैटिट्यूड, इसका मतलब आर्कटिक लाइन से लेके उत्तरी ध्रुव के बीच का भाग, और उसी तरह से 66.5 साउथ, मतलब अंटार्कटिक लाइन से लेके और साउथ पोल के बीच का भाग है, इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। फ्रिजिड जोन का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब हिंदी में इसको शीत कटिबंध कहते हैं। तो इस भाग को शीत कटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की वजह से इसको शीत कटिबंध की संज्ञा प्रदान करते हैं। और उसी तरह से 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक दोनों हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, उत्तरी और सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इन बोथ हेमिस्फीयर फ्रॉम 23.5 डिग्री लैटिट्यूड टू 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज टेम्परेट जोन बिकॉज इट हैज मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन। मतलब इसको हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तापमान से संबंधित
मध्यम दशाएं पाई जाती है, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन या हिंदी में इसको शीतोष्णकटिबंध की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो एज ए कंक्लूजन के तौर पे हमने बात किया कि यदि हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें सीधा से एक ही फैक्टर्स है कि हम लोग ट्रोपोस्फियर के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब क्षोभ मंडलीय कांटेक्ट में होते हैं, और अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती है। और उसी तरह से टेम्परेचर बेल्ट के बारे में बात किया, जो पृथ्वी सतह को 3 टेम्परेचर बेल्ट में बांटा गया है। उसमें हम लोग देखा कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन या फ्रीजिड जोन, जिसको हिंदी में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध की संज्ञा प्रदान करते हैं। और कंक्लूजन के तौर पे ये हम लोग देखा कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, आइदर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और टुवर्ड्स साउथ पोल, मतलब जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से चाहे उत्तर ध्रुव की तरफ बढ़े चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़े, जो तापमान की मात्रा, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, ये गिरते हुए स्थिति में, तो इसी तीनों को टेम्परेचर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक था ये टेम्परेचर बेल्ट था, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो पृथ्वी सतह को जो टॉरिड, टेम्परेट और फ्रीजिड जोन, मतलब उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में जो बांटा जाता है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी व्यवस्था है। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इरेटोस्थेनीज ने पहली बार बात किया, और उसी तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आर्यभट्ट ने पहली बार अपने सूर्य सिद्धांत नाम के पुस्तक में डिस्कस किया था। तो ये अवधारणा तब की है जब माना जाता था कि अर्थ सरफेस पे, मतलब पृथ्वी के सतह पे तापमान के वितरण को निर्धारित करने वाला ओनली फैक्टर लैटिट्यूड है। मतलब माना जाता था, ये तब की बात है कि जब ये माना जाता था कि धरातल पे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक अक्षांश है। ये तब उस समय पृथ्वी को 3 टेम्परेचर बेल्ट में बांटा जाता था। लेकिन आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि निश्चित तौर पे अभी भी जो पृथ्वी पे टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है, उसको निर्धारित करने में मेन रोल लैटिट्यूड या अक्षांश का ही होता है। लेकिन अन्य भी ऐसे कारक हैं जो आइडियल टेम्परेचर बेल्ट को एक तरह से मॉडिफाइड करने का काम करता है। मतलब कि अभी भी मेन फैक्टर लैटिट्यूड या अक्षांश ही है, बस अब साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद ये पता चला है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन 3 तापमान पेटियों का जो आइडियल पैटर्न है, उस आइडियल पैटर्न को एक तरफ से मॉडिफाइड करने का काम करते हैं। तो इसमें बातचीत करने से पहले कि ये कैसे पॉसिबल होता है, उससे बातचीत करने के पहले सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, और उस पर हम लोग बातचीत करके फिर आगे बढ़ते हैं कि ये कौन से फैक्टर हैं जो आइडियल टेम्परेचर बेल्ट को एक तरह से परिवर्तित करने का काम करते हैं, मॉडिफाइड करने का काम करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, और मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और ये दिल्ली है, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। और सपोज करो कि हिल स्टेशन है, मतलब तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है ऊटी, और ये इंडियन ओशन से इक्वेटर पास करता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि ये आपको पैटर्न पता है और आपको ये पता है कि इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती है, और आपसे पूछा जाएगा कि सपोज करो कि कोई व्यक्ति दिल्ली में है, कोई व्यक्ति ऊटी में है, तो टेम्परेचर किसका अधिक होगा। तो इस सिस्टम के आधार पर आप बड़े आसानी से कह दोगे कि ऊटी का टेम्परेचर न्यू दिल्ली से अधिक होगा। कारण यह है कि ऊटी इक्वेटर के पास है और न्यू दिल्ली इक्वेटर से दूर है, लेकिन ऊटी का टेम्परेचर इलाहाबाद से कम होता है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में सपोज करो कि एक हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी है। जाहिर सी बात है कि ये दिल्ली की अपेक्षा ये इक्वेटर के अधिक करीब है, लेकिन यहां टेम्परेचर दिल्ली से कम होता है। इसका मतलब ये है कि
इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ टेम्परेचर है, जिसको हम लोगों ने लैटिट्यूड के आधार पर देखा, वास्तव में उसमें परिवर्तन आता है। यदि परिवर्तन नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि चाहे पंचमढ़ी हो या ऊटी हो, इसका टेम्परेचर दिल्ली से अधिक होता है, लेकिन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल, सपोज करो कि क्वीटो इज अ सिटी एंड इट इज अ कैपिटल ऑफ इक्वेडोर। क्वीटो एक शहर है जो इक्वेडोर की राजधानी भी है, और क्वीटो की जो लोकेशन है बिल्कुल इक्वेटर के पास है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल, नैरोबी, इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ केनिया, ये केनिया की राजधानी है। तो दोनों की ही लोकेशन लगभग इक्वेटर के पास है, चाहे इक्वेडोर की कैपिटल सिटी क्वीटो हो या केनिया की कैपिटल सिटी नैरोबी हो, दोनों की जो लोकेशन है इक्वेटर के पास है। बशर्ते जाहिर सी बात है कि इस पैटर्न के आधार पे आप कहेंगे कि दोनों का टेम्परेचर अधिक होता है, बशर्ते दोनों का टेम्परेचर कम होता है। इससे ये पता चलता है इन एग्जाम्पल से कि वास्तव में ये वाला सिस्टम तो पाया जाता है, बशर्ते कि कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो आइडियल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न को प्रभावित करने का काम करते हैं। मतलब उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और जो शीत कटिबंध में विभाजन की व्यवस्था है, उस विभाजन की व्यवस्था को मॉडिफाइड करने का काम करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मतलब इसमें कहने का आशय यही है कि वास्तव में अभी भी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ टेम्परेचर है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के पे तापमान का जो क्षैतिज वितरण है, उसको निर्धारित करने में मेन कारक तो अक्षांश का ही है, मतलब लैटिट्यूड का ही है। क्योंकि पृथ्वी पे जो तापमान है वो सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण पे डिपेंड करता है, और सौर विकिरण किस स्थान में कितना पड़ेगा ये लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। इसका मतलब मेन फैक्टर तो यही है, लैटिट्यूड वाले। पसंद अन्य जो फैक्टर्स हम लोग देखने जा रहे हैं, ये वास्तव में लैटिट्यूड वाले आदर्श व्यवस्था को केवल मॉडिफाई करने का काम करते हैं, इसलिए इनको मॉडिफायर के तौर पे जाना जाता है। इसका मतलब ये इस आइडियल सिस्टम को थोड़ा बहुत कहीं कहीं मॉडिफाइड करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है इसमें। पहला जो मॉडिफायर हो गया है ये एल्टीट्यूड या ऊंचाई हो गया। एल्टीट्यूड या ऊंचाई मतलब हम किसी भी स्थान पे हैं और किसी भी स्थान पे हम नीचे से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती है। इसका मतलब अक्षांश के अलावा किसी स्थान की ऊंचाई भी उस स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करती है। यही कारण है कि चाहे केनिया की राजधानी नैरोबी है, उसका टेम्परेचर इसलिए कम है, भले ही विषुवत रेखा पे है, कम इसलिए है क्योंकि वो ऊंचाई पे है। उसी तरह से इक्वेडोर की कैपिटल सिटी क्वीटो इक्वेटर पे, फिर भी उसका टेम्परेचर कम है। इसका कारण यह है कि वो ऊंचाई पे। उसी तरह से भारत में शिमला को ले लें, श्रीनगर को ले लें, मसूरी, रानीखेत, ये सब अपनी ऊंचाई की वजह से ही ये हिल स्टेशन के तौर पर जाने जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेचर कम रहा जाता है। इसका मतलब कि अक्षांश के अलावा एक मॉडिफायर के तौर पे ऊंचाई भी एक मॉडिफायर के तौर पे काम करता है। दूसरा, कोई भी स्थान है वो समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, इस आधार पर भी वहां का टेम्परेचर डिसाइड होता है। आगे जब हम लोग विंड पढ़ेंगे तो उसमें लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज पढ़ेंगे, मतलब स्थल समीर और सागर समीर पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि जल की ये विशेषता होती है कि वो स्थल के तापमान को भी प्रभावित करता है, और यही कारण है कि जो भाग महासागरों के समीप होते हैं वहां के टेम्परेचर साल भर समरूप बना रहता है, न तो बहुत अधिक होता है और न बहुत कम होता है। जैसे कि मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ये सब तटीय भाग पे मौजूद हैं, और तटीय भाग पे होने के कारण यहाँ पे गर्मी और जाड़े के तापमान में लगभग समरूपता पाई जाती है।
और इस तरह के तटीय भाग की जलवायु को महासागरीय जलवायु या ओशनिक टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम महासागर के तट से दूर बढ़ते जाते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे गर्मी और जाड़े के टेम्परेचर में अंतर आता जाता है। तो जैसे जैसे भीतर की तरफ बढ़ते जाते हैं वो गर्मी और जाड़े के टेम्परेचर में अंतर आता जाता है, जिसको कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट या महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहते हैं। आगे के टॉपिक में भी देखेंगे कि जो रूस का बर्फोयांस्क है वहां पे गर्मी और जाड़े के टेम्परेचर में मैक्सिमम डिफरेंस बर्फोयांस्क में पाया जाता है। कारण यह है कि वो समुद्र से काफी भीतर इंटीरियर में कॉन्टिनेंट की तरफ है। इसका मतलब है कि सागर तल से दूरी भी किसी स्थान के टेम्परेचर को निर्धारित करने का काम करता है। इसके अलावा जो विंड मूवमेंट है, मतलब हवाओं का प्रवाह है, हवाओं का प्रवाह भी किसी स्थान के टेम्परेचर को निर्धारित करने का काम करता है। सपोज कीजिए कि यदि किसी स्थान से गर्म हवाएं कहीं पहुंचती हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां के टेम्परेचर को भी बढ़ा देंगी। फॉर एग्जाम्पल थार मरुस्थल से चलने वाली जब लू चलती है तो ये पूरे उत्तर भारत के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। उसी तरह से जाड़े के दिनों में जब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जब स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होता है, तो उस बर्फबारी से होके जब हवाएं चलती है तो ये पूरे गंगा के प्लेन के टेम्परेचर को गिरा देती है। इसका मतलब जो प्रचलित पवनें होती हैं, जो वायु का मूवमेंट होता है, यह भी किसी स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करने का काम करता है। इसके अलावा ओशनिक करंट, आगे समुद्र विज्ञान में भी हम पढ़ेंगे कि समुद्र में भी जल की कुछ मात्रा एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। इसको हम ओशनिक करंट या महासागरीय जलधारा कहते हैं। और ये धाराएं बेसिकली दो टाइप की होती हैं, हॉट करंट एंड कोल्ड करंट, मतलब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो ये जलधाराएं भी किसी स्थान के तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। यदि गर्म जलधाराएं किसी स्थान पर पहुंचती हैं तो वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, और उसी तरह से ठंडी जलधाराएं कहीं पे पहुंचती हैं तो वहां के टेम्परेचर को गिराने का काम करती है। इसके अलावा किसी स्थान पे पाए जाने वाले वनस्पति की मात्रा भी, मतलब अमाउंट ऑफ वेजिटेशन भी ये निर्धारित करता है कि वहां टेम्परेचर कम होगा कि अधिक होगा। यदि किसी स्थान पे अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, मतलब डेंस फॉरेस्ट है, घनी घनी घासें हैं, तो वैसी स्थिति में सोलर रेडिएशन का एक बड़ा भाग ये वेपोराइजेशन में खर्च हो जाता है। इसका परिणाम होता है इफेक्टिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर घट जाता है। इसका मतलब जहां घने घने वनस्पतियां हैं वहां पे सौर विकिरण का एक बड़ा अंश